यो मैम। यस मैम। देखो बोलते रहना, ठीक है। ये है इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन का इतिहास गवाह है कि ये सुला देता है किसे, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। स्टूडेंट्स को। मैम ऐसा क्यों एवोल्यूशन चैप्टर में बोलते हैं? हमारे जब स्कूल वाले सर ने पढ़ाया था उन्होंने भी सेम बात बोली थी। इवोल्यूशन बहुत सारा है ना, बहुत कुछ है, इस ये अनलिमिटेड है। आप किसी भी चीज को पढ़ोगे उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आप कितना भी आगे चले जाओ, तो उसको रोक के कहीं पे हम तो पढ़ना। एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ेंगे ना इवोल्यूशन तो। हाँ, तो इसी वजह से ना लिमिटेड जब आप इन्फॉर्मेशन उसकी लेते हो ना तो मजा आना बंद हो जाता है। जैसे मजा आता है उतने में टॉपिक खत्म हो जाता है, तो इसलिए सुला देता है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस वजह से। तो इसलिए हम सब इसको बोल, लास्ट में करते हैं। नहीं नहीं ये भी होगा। तो इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो आते ही है। होमोलोगस एनालोगस, मतलब कुछ सेगमेंट्स है जहाँ से स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपका काम क्या है कि आपको पार्टिसिपेट करना है। तो आप रीड करके आना एनसीईआरटी, जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट होने वाला है ना, तो अब हम नीट की प्रिपरेशन ढंग से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो पहले तो आप बेस ही बनाते हो, टीचर से थोड़ा इंटरेक्ट करते हो, थोड़ा मेरी दोस्ती होती है, लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब आप एक्चुअल में नीट की प्रिपरेशन करोगे। तो आपको पढ़ के आना है, चैप्टर जब आपको पता स्टार्ट हो रहा है कम से कम 2-3 पेज उसके पढ़ के आने हैं, उसके बाद क्लास लगानी है, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। समझ आई बात? यो मैम। ये उन सब के लिए जो नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो हर तरीके का स्टूडेंट होगा ना यहाँ, अभी भी बच्चे जो चीटिंग करके पेपर देते होंगे, मुझे पूरा विश्वास है देते होंगे टेस्ट, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट, हर तरीके का बच्चा है। लेकिन जो जेन्युइनली नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसको पता है कि अगर नीट में आपको एमबीबीएस की सीट चाहिए, आपको चाहिए 600 से ऊपर मार्क्स, ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, इतना आसान नहीं होता। तो अब अगर ऑनेस्टली तैयारी कर रहे हो तो अब वो टाइम आ गया है कि अब आप नीट की तरफ ज्यादा फोकस करो। तो पढ़ के आना एनसीईआरटी, उसका मतलब ये नहीं तुम्हें समझ आ जाए, वो मेरा काम है समझाना। तुम पढ़ के आओ, फिर मैं समझाऊंगी तो ज्यादा समझ आएगा। बिल्कुल कुछ पढ़ के नहीं आओगे ना, बहुत दिक्कत होगी। तो अब तुम्हें थोड़ा सा और एडवांस होना है, क्योंकि अब जैसे ही इवोल्यूशन आता है ना, उसके बाद बायोलॉजी भागती है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और हम बायोटेक के फर्स्ट चैप्टर पे होंगे। और जैसे ही बायोटेक खत्म होगा तुम्हें पता नहीं चलेगा इवोल्यूशन के 4 चैप्टर कैसे खत्म हो। दिस इज हाउ इट रन्स। तो मॉलिक्यूलर जैसे खत्म होती है, हमें पता है कि अब बायोलॉजी भाग जाएगी। और जब कोई सब्जेक्ट भागता है ना, तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि तुम अभी रियलाइज नहीं कर पाते हो और बहुत सारा मिस हो जाता है खुद की सेल्फ स्टडी ना करने से। सो मेक श्योर एनसीईआरटी रोज पढ़ते रहना। पेपर अभी भी 30% एनसीईआरटी, 70% एनसीईआरटी से ही आएगा। बस क्वेश्चन अब कॉन्सेप्चुअल आते हैं, तो कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा काम है, थ्योरी पढ़ने का एनसीईआरटी से तुम्हारा काम। अब आपको बताओ संडे टेस्ट। 70% एनसीईआरटी से मतलब जो बाकी 30% है? 30% इस ट्विस्ट एंड ट्विस्ट होकर आता है, जो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से रिलेटेड होता है, लेकिन जिस बच्चे ने बहुत ध्यान से पढ़ा होता है सिर्फ उससे सॉल्व होता है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता? डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होता भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन सारे डाल देंगे तो सब डॉक्टर नहीं बन जाएंगे। यस। एग्जैक्टली। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसने पूरे साल मेहनत करी, 1-2 साल मेहनत कर रहे हैं, पूरे साल मेहनत करी, जिसने सच में अंडरस्टैंडिंग करी है, ईमानदार रहा है, डॉक्टर उसको बनना चाहिए ना। फिर डॉक्टर बन के भी मेहनत कर पाएंगे, है ना। इसलिए कहीं ना कहीं एक तरह से फिल्टर आउट हो जाता है चीजें, क्योंकि डॉक्टर बनने पे भी मेहनत ही लगती है। अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का आपका संडे का टेस्ट है, और संडे को सिर्फ एक टेस्ट स्पेशली बोल के मैंने तुम्हारा लिखवाया है, सिर्फ इस चैप्टर का। रीजन बिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 6 क्वेश्चन आते हैं इससे, 6 क्वेश्चन एक चैप्टर से आना बहुत बड़ी चीज है। ओके, तो इसका मतलब है कि आपका पूरा संडे टेस्ट में इजी क्वेश्चन भी इससे आएगा, डिफिकल्ट भी और मीडियम भी। ये खतरनाक बात है, आपको हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा इससे। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऐसा प्रिपेयर करना कि इसके बाद जब भी टेस्ट होगा आप इसको सिर्फ रिवाइज करोगे क्विकली, आपको कभी दोबारा से बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इतने अच्छे से इस हफ्ते आपको इसे प्रिपेयर करना है। आगे जितने संडे टेस्ट होंगे, तकरीबन हर संडे टेस्ट में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आएगा ही, बिकॉज इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, हम इसको इतनी बार रिवाइज करवाते हैं। तो इस वीक में आपका टारगेट है कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर मैं चैप्टर डिवाइड कर दूं, देखो जैसे चीटिंग करनी है उनके लिए नहीं है ये उनके लिए जिनको जेन्युइनली पढ़ना है, ठीक है जी। तो इसलिए कर रहे हैं चीटिंग, घर पे नंबर दिखा सके, मम्मी पापा खुश हो जाए, घर में शांति बने रहे, फिर वो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। जो सच में पढ़ रहा है ये उसके लिए बन रहा है, तो वो ध्यान से सुने, बाकी तुम्हारी अपनी श्रद्धा को पूरा दी। इस चैप्टर में सबसे पहले आप करते हो डीएनए का स्ट्रक्चर, है ना, डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर। उसके बाद आप करते हो डीएनए की फोल्डिंग, हिस्टोन वाला पार्ट पढ़ लेते हो आप।
फिर आप जाते हो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल पे, देखो चैप्टर कितना बड़ा सा हो गया। उसके बाद आप प्रोसेसेस पे जाते हो, प्रोसेसेस में आप करते हो रेप्लिकेशन, फिर प्रोसेसेस में आप करते हो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के पास पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में ये लिखूंगी, और लास्ट में ट्रांसलेशन पे जाते हो। तो ये कुछ प्रोसेसेस है जो आते हैं। ओहो लैक ऑपरॉन खा गई मैं पिछली क्लास में, अभी याद आया मुझे। ये भी मरेंगे मेरे हाथों से, याद नहीं लाएंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी तो है। हाँ वो मैंने साइड में लिखा था, लैक ऑपरॉन खा गई मैं 2 क्लासेस में। फिर आप आते हो लैक ऑपरॉन पे, एंड फिर आता है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड फिंगरप्रिंटिंग। अगर आप देखो तो ये छोटे टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़े टॉपिक है, छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये एकदम से पढ़ के हो जाएगी, टेक्स टाइम। तो आप क्या करोगे, आप इस वीक को प्लान करोगे। आप देखोगे कि जब आप प्लान करते हो कि आपकी चीजें आसान होती है या नहीं। अगर वो वर्क करती है ना बेटा, तो हम आगे से वो बच्चा आगे से प्लानिंग के साथ ही पढ़ेगा। तुम्हारा टारगेट रहेगा कि जब स्कूल खत्म हो तो तुमको धक्के ना खाने पड़े, तुम सिंपली अपनी एडमिशन लो और अपना कॉलेज लो। और होता है हर साल बच्चे स्कूल के बाद भी जाते हैं कॉलेजेस में, और हर साल बच्चे ड्रॉप भी लेते हैं। फर्क बस यही रह जाता है, देखो कभी पेपर बहुत ही आउट ऑफ क्या हो गया या कोई कंडीशन होगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बस मेहनत नहीं करी थी इस वजह से रह गया, तो वो थोड़ा दुख की बात है। तुम्हारा टारगेट रहेगा कि स्कूल के बाद भी कॉलेज मिल जाए, ड्रॉप वाला और वो सारे में आप फंसो ही ना। ठीक है, तो हम इसको प्लान करते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने पढ़ के आने के लिए बोला था, पढ़ के आए हो? यो मैम। मैम जो सुनते हैं उन्हीं के लिए करा रही हूँ मैं, बाकी तो एंजॉय कर रही हूँ। अब तुम क्या करोगे, कल हमारा वेंसडे है ना? यस मैम वेंसडे को आप करके आओगे हिस्टोन, वो कंडेंसेशन ऑफ डीएनए एंड सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में 3 एक्सपेरिमेंट है। हिस्टोन वाले पार्ट में आपको यही समझना है न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, H1 पार्टिकल क्या है, ऑक्टामर क्या है, कौन से 2 बेसिक प्रोटीन है, ये 3 ही पार्ट आते हैं। तो कल आप ये दोनों पार्ट करके आओगे, और क्योंकि रट्टा मानना है इसलिए ट्राई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करो क्योंकि एक बारी में याद नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद थर्सडे को आप करोगे रेप्लिकेशन, अच्छे से एंजाइम करके आना। रेप्लिकेशन के डायग्राम पे क्वेश्चन आते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन करना, डीएनए रेप्लिकेशन के साथ डू लैक ऑपरॉन, डिवाइड, एक ऑर्डर में मत चलो। जब टेढ़ा मेढ़ा करते हो, इट हैज बीन सीन साइंटिफिकली कि टेढ़े मेढ़े जब हम चीजें करते हैं ना, हमारे ब्रेन में कुछ ज्यादा जल्दी याद रहता है। साइकोलॉजी की ये बहुत बड़ी रिसर्च है, ठीक है। तो थर्सडे को आप रेप्लिकेशन करोगे, लैब कॉपरॉन करोगे। फिर आएगा आपका फ्राइडे, फ्राइडे को आप करोगे ट्रांसक्रिप्शन एंड उसी के साथ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। सैटरडे को आप करोगे ट्रांसलेशन, और इसी के साथ आप करोगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है जी। अब इनमें से जिस भी दिन आपको लगेगा आपका थोड़ा सा इजी हो गया, चल गया, उसके साथ इसको 1 मोर टाइम कर लेना, कोई भी एक डे ऐड कर लेना, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर बहुत सारी थ्योरी है और आपको एक्चुअल में लाइन वाइज याद करनी पड़ जाएगी, फंस जाओगे वहां पे, आपको स्कूल में भी आ सकती है, राइट। तो ये आपका टारगेट रहेगा। फिर संडे को आप सुबह उठोगे, पहले आप रिवाइज करोगे, उसके बाद अपने टेस्ट के लिए जाओगे। समझ आई कैसे करना है? यो मैम। अब मैं ये फ्लो चार्ट बनाऊंगी, मैं कैसे पढ़ती हूँ देखो। जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं अपने माइंड में बना लेती हूँ, क्योंकि अब मैं बुजुर्ग हो गई हूँ अब इतना मेरे माइंड में बन जाता है, तो मैं अपने माइंड में बनाती हूँ और मैं उसको टिक करती हूँ, अपने माइंड में चलता है, मैं ऐसे पढ़ती हूँ। लेकिन मैं कब बोलती हूँ कि मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, मैं तुम्हें वैसे ही बताती हूँ। मैं तब इस पे टिक करूंगी जब मैं 3 चीजें कर चुकी हूँ। पहला, मैंने क्या लिया है, नोट्स। मैं अपने पढ़ाए नोट्स भी पढ़ती हूँ, जितने नोट्स है ये सारे मैं खुद भी पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ती, क्योंकि इंसान हूँ, मैं ये भूलती हूँ भाई, ठीक है। पहले मैं पढ़ती हूँ नोट्स, फिर लगाती हूँ PYQs, या जो भी मुझे क्वेश्चन लगाने। अगर मैं अपना पढ़ रही हूँ तो फिर मैं उसका पढ़ूंगी, जो भी मेरे पास नोट्स है, वट मटेरियल है, देन आई गो फॉर PYQs। PYQ लगाने में जो मेरी गलती हुई ना, अब मैं थर्ड स्टेप पे पढ़ूंगी बुक। तो तुम्हारी तो एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी लिख लेते हैं। अब जब मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगी, मेरे PYQ में जो टॉपिक गलत हुआ है, मुझे एनसीईआरटी में वो पढ़ते टाइम याद आएगा, तो एनसीईआरटी में और फोकस से पढ़ूंगी। तुम चाहो तो पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, बाद में नोट्स पढ़ लो, बट बीच में PYQ लगाना, ठीक है। जब मेरी ये तीनों स्टेप हो जाएंगे, तब मैं कहूंगी मेरा डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया है। तो अगर सिर्फ पढ़ के आए हो और तुमने ये नहीं किया, तो डीएनए का स्ट्रक्चर अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ट्राई करना, कोई भागना नहीं है, बस 2 टॉपिक करने, हिस्टोन एंड सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। वेंसडे को पहले ये कंप्लीट किया, फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। चलो मैं 2 पेज पढ़ता हूँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, लेकिन वो अच्छे से करूंगी। उसके बाद मैं उसके क्वेश्चन लगाऊंगी और एनसीईआरटी पढ़ूंगी, देन यू आर डन विद द टॉपिक। इसको बहुत सिंसियरिटी से, ऑनेस्टली पढ़ना, इफ यू रियली वांट कि लाइफ इजी हो जाए कॉलेज के बाद, धक्के ना खाने पड़े।
बाकी अगर तुमको है धक्के खाने तो वो तुम्हारी चॉइस है ना। तो इसको ध्यान से एक बार इस हफ्ते ट्राई करते हैं, देखते हैं हमारे मार्क्स में कैसे इंप्रूवमेंट आती है, राइट। और हर बार हम टारगेट सेट करते हैं, क्योंकि इस बार आपका सिर्फ एक ही चैप्टर है, तो मैं उम्मीद करती हूँ पूरे फोकस से पढ़ोगे। तो आपका टारगेट रहेगा, 2 टारगेट है आपके। एक तो आपको नेगेटिव कितने मिलाने हैं, मैक्सिमम नेगेटिव क्वेश्चन हो सकते हैं 5 ओनली, तो ये आपका टारगेट है। टोटल कितने होंगे क्वेश्चंस? क्या टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं 40 में से कितने आते हैं क्वेश्चन? मैम 30 आते हैं ऐसे तो। उतने आएंगे भाई, चैप्टर एक रहेगा, ठीक है। तो टारगेट है तेरा कि 5 क्वेश्चन से ज्यादा नेगेटिव नहीं लेके आने। और दूसरा, कितने और मार्क्स लेकर आने हैं? तुम्हें कम से कम गेन करने हैं 20 मोर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मेरे बायो में 100 में से 20 नंबर आए थे पिछले टेस्ट में, तो मैं कोशिश करूंगी इस बार मेरे 40 आ जाए। 40 आ जाए, मेरे 5 क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे, मेरी बात बन जाएगी, राइट। तो ये टारगेट लेके अपने दिमाग में चलना है। पर ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है तो चीटिंग करने बैठ जाओ। तुमसे जितना हो करो, पर कोशिश करो, गोल थोड़े हाई रखो तभी कुछ अचीव हो। बोलो। हाँ साथ में। मैम मैंने जो आपको क्वेश्चन भेजा था उस दिन टेस्ट का। हाँ बेटे, टेस्ट का क्वेश्चन तो मैं सैटरडे को सारा एक साथ डिस्कस करती हूँ ना। यस मैम। और मैम जो आपने ये भी बायोमोलिकुल जो इसका है ना मॉलिक्यूल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, उसके थोड़े से ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भेज देना। ठीक है, ठीक है, डन। अभी भेज। ओके, यस। ठीक है, डन। सबको क्या टारगेट है हमारा इस बार का? यो मैम। यो मैम। तो इस संडे में यो मैम। इस संडे में बहुत ध्यान से मार्क्स देखूंगी कि किस तरीके से रहा। यार प्लीज यार, चीटिंग मत करना, फिर मैं उस बच्चे का मार्क्स देखना बंद कर दूंगी। मैं इतना ही करूंगी, तो मैं पूछूंगी नहीं चीटिंग करी थी तुमने, पता चल जाता है। आई थिंक इतना इतना तो एक्सपीरियंस है मुझे। ठीक है जी, चलो। ओरिजिन ऑफ लाइफ करनी है हमें, लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, पहले ये तो पता चले धरती कैसे बनी। कैसे बनी धरती? हाउ अर्थ फॉर्म। बताओ भाई, क्या नॉलेज है तुमको? बताओ मुझे, मुझे बताओ, मेरे को नहीं पता धरती कैसे बनी। मैं सो रही थी उस टाइम। मैम साइंटिफिक बताने की ऐसे। साइंटिफिक ही बताएगा और कहानी बहुत मार खाएगा तुम। मैम बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था। क्या है हुई है बिग बैंग थ्योरी? मैंने तो सीरीज देखी है इसकी। ये क्या चीज है? मैम गैसेस थी वो एक्सप्लोड हुई थी। फिर? मैम फिर प्लैनेट्स की फॉर्मेशन होगी। अच्छा, वैसे बोल तो सही रहे, काट काट के बोल रहे हो। कोई ऐड करो यार, बच्चे ने ठेका उठाया तुम्हारी क्लास का। बोलो बोलो। यस मैम, क्या पूछा दोबारा रिपीट करना। मार खाएगा, कहाँ ध्यान है तेरा? अर्थ कैसे फॉर्म हुई थी? मैम नेबुला से जो बहुत बड़ा बबल था जिसमें जिसमें से गैसेस थी, गैसेस का बहुत बड़ा वो क्लाउड बबल था नेबुला। हाँ फिर? उससे जो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम सारा इवॉल्व हुआ था, सन इवॉल्व हुए थे। कैसे? और कोई कुछ ऐड करेगा बेटा? हाँ, तूने थोड़ी और वर्ड्स इसमें ऐड कर दिए, गुड। और कोई? अरे सबने कुछ तो सुना ही होगा। दोनों सही बोल रहे हैं कि हुआ क्या था, गैसेस का एक बहुत बड़ा सा मिश्रण था, उसको अपने बढ़िया से नेबुला बोल दिया। वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है नीट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो नेबुला गैसेस का मिश्रण था। ये गैसेस का मिश्रण इतना हाई इन एनर्जी था कि अपनी एनर्जी से फट गया। तो इसमें बहुत बड़ा सा, बहुत ही बिग सा बैंग हो गया। बैंग मतलब एकदम फट गया था फटाक करके। जैसे इसमें बहुत बड़ा सा बैंग हुआ, इसने चारों तरफ अपनी एनर्जी फैला दी। तो आपको पता है ना, इतना तो सबने टीवी में कार्टून या कोई पिक्चर देखी होगी कि आपको पता है अर्थ के बाहर आपको पत्थर से घूमते हुए दिखाई देते रहते हैं। यस मैम। Yes, यो ma'am. मैम। हाँ, बहुत साइज के होंगे, अलग अलग साइज के, कुछ बड़े या छोटे। तो प्लैनेट्स भी तो यही थे ना, एक एलिमेंट्स से बना हुए पत्थर ही तो है सारे के सारे। तो ऐसे ही सारे प्लैनेट्स इतनी सारी एनर्जी में एक दूसरे से टकराए, और करते कराते फाइनली एक पॉइंट आया दैट सन वाज फॉर्म्ड। इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, हमें बस ये समझना था अर्थ कैसे बनी। एंड ये जो अर्थ वाला जो हमारा प्यारा सा रॉक था, वो इस
इस डिस्टेंस पे आके अर्थ सन के साथ लग गया दैट इट स्टार्ट्स टू रोटेट अराउंड द सन एंड रिवॉल्व ऑन इट्स ओन एक्सिस। कुछ इस तरीके से अर्थ की फॉर्मेशन हुई। तो अगर कोई पूछ ले कि अर्थ की फॉर्मेशन कौन एक्सप्लेन करता है, तो दैट इज अ बिग बैंग, जो हर्ष ने बताया बिल्कुल सही, बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी यही कहती है, एग्जैक्टली तो आज तक कोई नहीं बता पाया ना, लेकिन ये थ्योरी यही कहती है और इसी को सबसे ज्यादा बिलीव किया जाता है। जस्ट अ सेकंड, एक मिनट। हेलो, क्या आप लोग हैं? यस मैम, हम लोग हैं। यस मैम। यो मैम। यो मेरे आंटी ने चाय भेजी है, हमारे लिए मेरे लिए भेजिए बंदर। तो आपने बताया कि हमें आंटी को तेलुगु ही आती है ना, उनको हिंदी में समझाना औखा था, काफी टाइम लगा मुझे समझाने के लिए, मुझे चाय पत्ती नहीं चाहिए, चाय चाहिए। पर आंटी अच्छी है, चाय भेज देना। मुझे डर था, मुझे मतलब सच में डर था चाय पत्ती ना भेज दे क्योंकि दूध नहीं है चलो, अडल्ट लाइफ की अपनी प्रॉब्लम्स। आओ भाई, कहाँ पहुंचे थे? क्या बनाया अभी तक, जल्दी बताओ। एमसन के आसपास रिवॉल्व करने लग जाता है। धरती बन की धरती। अब देखो धरती किससे ओरिजिन हुई, बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है ओरिजिन ऑफ अर्थ। ये पहला पॉइंट है नीट का। ऐसा लग रहा है ना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट्स आ जाती है, फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जहां बोलूँ ना ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उसको लिख लेना, क्योंकि इवोल्यूशन में बहुत कुछ बोलूंगी मैं, जो इंपॉर्टेंट बोलूंगी उसको लिखते चले जाना, ठीक है जी। उसको नहीं लिखा तो यो तुम्हारी। मैम। अब अर्थ जो बनी, नीले कलर से बनाएंगे क्योंकि नीले नीले अंबर पे गाना यार भूल गई। नीले नीले अंबर पे आगे कौन था, वही तो पूछ रही थी। चांद जब आए। पढ़ने पे ध्यान लगा ले तू, देख लो आप ही आंटी, नहीं पूछा। ध्यान गा लड़की का। ये जो अर्थ है ये पुरानी वाली है, तो पुरानी चीज को प्रिमिटिव बोलते हैं, है ना जैसे तुम्हारे टीचर प्रिमिटिव है ना, मैं प्रिमिटिव हूँ, तो प्रिमिटिव अर्थ है ये। तो किसी से भी मिलती हूँ, मेरी उम्र उनसे ज्यादा ही होती है, तो आई एम द ओल्डेस्ट वन हियर। मुझे लगता है पहले मैं बनी थी, फिर भगवान बने थे, फिर धरती बनी थी। तो जैसे मैम प्रिमिटिव है वैसे धरती प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव अर्थ पे कंडीशंस क्या थी, दिस इज द क्वेश्चन। आशीष तेरे से पूछूंगी, रुक जा तू। ये आता है क्वेश्चन, वो कहते हैं कैसी थी धरती, तो धरती थी बहुत ज्यादा हॉट। ये उस जमाने में हॉट, बहुत ही गर्मी थी यहाँ पे, अत्यंत। यहाँ हो रही थी वॉल्केनिक एरप्शन, इसका अपना ही चल रहा था पत्थर पिलर के लावा भर रहे थे, इधर उधर फैल रहे थे, तो वॉल्केनिक इरप्शन बढ़िया तरीके से चल रही थी। इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, नो एटमॉस्फेयर। भाई एटमॉस्फेयर क्या चीज होता है? मैम किससे पूछा? तुम सबसे कोलैबोरेशन में पूछा मैंने। नहीं समझ आया, दोबारा बताओ क्या। Layer of gases that surrounds the gases, blanket of gases, blanket of gases। सबसे ज्यादा कार्टून बच्चे भी यही हैं, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे भी यही हैं। मेरे को समझ नहीं आता, मैं तुम्हारा फीडबैक क्या दूं बिल्कुल एक्यूरेट बात बोल दोगे कभी कभार, बिल्कुल सही। एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट द लेयर ऑफ गैसेस। हम एटमॉस्फेयर अगर हम अर्थ के सेंस में बात करें, राइट, तो उस टाइम पे लेयर ऑफ गैसेस नहीं था, गैसेस के मॉलिक्यूल्स थे लेकिन लेयर ऑफ गैसेस नहीं था। अब कौन सी दो मेन गैसेस थी, इस पे क्वेश्चन आता है। तो जो मेन गैसेस थी ना उस टाइम पे, दैट वाज हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब बेटा बाहर जाके बोलता है, किसी को नहीं सुना। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम मेन गैसेस थी, उसके अलावा भी गैसेस थी। पर आपको याद क्या रखना है कि एटमॉस्फेयर नहीं था, ठीक है, कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। फ्री ऑक्सीजन का मतलब ये नहीं खरीद नहीं सकते, फ्री ऑक्सीजन का मतलब है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर।
वाटर वेपर थे, लेकिन वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं था, वाटर एज लिक्विड वाज एब्सेंट, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में थे ना, तो ऑक्सीजन ऑक्यूपाइड है हाइड्रोजन के साथ, वो अकेला तो नहीं प्रेजेंट ना, तो हमारे पास कहीं पे भी फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, यानी कि सांस लेने वाली ऑक्सीजन जो हम अभी है वो प्रिमिटिव अर्थ पे नहीं थी। तो ये कुछ कंडीशन है प्रिमिटिव अर्थ की, समझ आया? यो मैम। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। तब तक मैं चाय में एक बिस्किट डुबो के खाऊंगी। अगर मेरे पेट में दर्द हुआ ना, तुम सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। कौन सा बिस्किट है? मैं नहीं बताऊंगी तो पेट में दर्द कराएगा। देख, प्रिमिटिव अर्थ है, हॉट है, नो एटमॉस्फेयर, नो फ्री ऑक्सीजन। जब फ्री ऑक्सीजन नहीं होते तो ऐसे एनवायरनमेंट को हम कहते हैं कि वो रिड्यूसिंग है, एनवायरनमेंट इज रिड्यूसिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा आपको। प्रिमिटिव अर्थ में एनवायरनमेंट कैसा था? रिड्यूसिंग। ये 4 नंबर का क्वेश्चन। कौन कौन सी गैस थी? 2 मेजर गैसेस थी, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सन के अंदर कौन सी गैसेस होती है? 2, इसमें फ्यूजन होता रहता है। हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम होती है। हाइड्रोजन एंड हीलियम। यस, मेन गैसेस है, ठीक है। ये अर्थ पे भी थी। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड थी, मीथेन थी, अमोनिया थी। तो ये तो था ही, ठीक है जी। क्लियर सबको? अब देखो क्या हुआ। अब ये जो अर्थ थी, ऐसे जैसे अंडा कभी छिला है, उबला हुआ अंडा, यो मैम। चिकना चिकना हो जाता ना मस्त, वैसे नहीं थी हमारी अर्थ। हमारी अर्थ वैसे नहीं थी, हमारी अर्थ उस अंडे जैसी नहीं थी। हमारी अर्थ कैसी थी? क्योंकि वो पत्थरों से और भी तो मेटेरॉइड से टकरा रही थी ना, तो हमारी अर्थ में बहुत सारे डेंट लगे हुए थे। डेंट समझते हो ना, गड्ढे हो गए। यो मैम। तो अर्थ में बहुत सारे डेंट थे, ठीक है। अब हुआ क्या, सारी प्रिमिटिव अर्थ है ये, प्रिमिटिव अर्थ मैंने लिख दिया, तो पीछे वाली कंडीशंस है, मुकर मत जाना लाइको। अब धीरे धीरे अर्थ ने कहा, वो कौन सा गाना है, काम डाउन, कि लेट्स जस्ट काम डाउन। उसने कहा चलो कूल हो जाते हैं। बहुत गुस्सा आता है जब फिर इंसान बाद में धीरे धीरे ठंडा भी हो जाता है ना, है ना? हाँ, मेरे रूम में गुस्सा आता है, रूम में धीरे धीरे ठंडी होती है, पर समय लगता है उस चीज में। सो ठंडे हो जाओ, तो धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी। तो अब इसके पास वाटर वेपर्स थे। बेटा अगर मैं वेपर्स, अगर तुम पानी को फ्रीजर में रख दोगे तो क्या होगा उसके साथ? कंडेंस हो जाएगा वो। जम जाएगा। यस, सो वाटर वेपर्स, ये कंडेंस जिसने बोला था, बहुत बढ़िया, दिल जीतता है तूने आज मेरा। आजा तेरे को बिस्किट दे दूं। वाटर वेपर्स स्टार्ट्स टू कंडेंस। कंडेंस का मतलब है पास पास आ गए, तेरे और जब भी पाए, ठंड हो गई। और जैसे वो कंडेंस हो, उन्होंने क्या बना दिया? रेनी क्लाउड। और रेनी क्लाउड जब बनते हैं तो क्या होती है? खूंखार वाली बारिश। है ना। बारिश पे कोई गाना? बारिश का देख लो मनीषा, ये मम्मी इसको सारे गाने पता है, अभी क्वेश्चन पूछेगी वो नहीं आता होगा इसको, ध्यान नहीं है इसका पढ़ने में। बेटा जब बारिश, बोल पे नहीं रहा। शट अप शीतल, ये शीतल का तो बहुत ही बुरा हाल है। तो जैसे बारिश हुई, सारा बारिश का पानी कहाँ पे जाके स्टोर हो गया? ओशियन। और गड्डियों से बने अर्थ पे। ओशियन। तो इस तरीके से ओशियन का जन्म हुआ। तो कभी सोचो वहां पे मीठा पानी आया होगा। और ये बारिश ऐसा नहीं 1-2 दिन चली है, ये बारिश चली है 100 साल, एक्सपेक्टेड है ये मिनिमम 100 साल चली है, तब जाके ओशियन भरे। यार ओशियन की डेप्थ भी नहीं हमें सही से पता, सोचो कितना पानी भरा। अब पानी तो मीठा था, फिर पानी तो नमकीन है। अब ये क्या मजाक हुआ? नमक किसने घोला? कैसे घोला नमक? मेक अ गेस, कम ऑन, ये तुम कर सकते हो, कम ऑन कर सकते हो। नमक किसने घोला? गांधी जी मत बोलना, बहुत मारूंगी हर क्लास में। भगवान ने। मैं बोलने वाली थी। हर क्लास में बच्चे गांधी जी बोलते, बहुत मारूंगी मैं। मैम मैम ओशंस में सॉल्ट इसलिए आया होगा बिकॉज जो रेन वाटर है उसके अंदर कोई ना कोई जैसे मिनरल्स होते हैं, वो होते मिनरल्स होते हैं, कोई होता ही होगा। तो जब वो पानी के साथ मिक्स हुए होंगे तो कोई रिएक्शन के कारण सॉल्ट फॉर्मेशन होगी। काफी हद तक सही बोला तूने बेटा, गुड। कि ये जो अर्थ का सरफेस है बेटे, ये एलिमेंट से ही तो बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सॉल्ट से तो सारी तरफ। तो जब पानी
का जो सतह है उसके आसपास तो अर्थ का क्रस्ट ही था ना, तो उससे धीरे धीरे मिनरल्स आके पानी में घुल गए, तो उसने उसको सॉल्टी बनाया। फिर जब लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें आके रहने लग गए, तो सुसुपोटी भी करते हैं और मरते भी हैं, तो उससे वो ऑल सॉल्टी हुआ। तो ओशन का पानी सॉल्टी हुआ क्योंकि अर्थ के मिनरल ने ही उसको सॉल्टी बनाया। समझ आई बात? किसी प्लास्टिक की बोतल में पानी डाल के रख दो, प्लास्टिक के पार्टिकल पानी में आ जाते हैं, पानी का टेस्ट बदल जाता है, शक्ल भी बदल जाती है। वैसे हुआ है, ठीक है। तो मिनरल्स आने की वजह से वो सॉल्टी हो गया, बाद में लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आ गए, राइट। तो इस तरीके से धरती बन गई, धरती के अंदर बढ़िया पानी भर गया। ऐसा नहीं है धरती ठंडी होगी, अभी भी थोड़ी उबल ही रही है वो, लेकिन कंपैरेटिवली इतनी ठंडी थी कि पानी आ सके। जब ओशियन बन गई तो हमें पानी मिला। वाटर इज अ मीडियम, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, वाटर सारे मोस्टली केमिकल रिएक्शन में मीडियम की तरह यूज होता है, ठीक है। इसके अंदर, इस पानी के अंदर मिनरल्स भी है, मिनरल्स तो हमारा भोजन है। तो बेटा अगर तुम्हें रहने के लिए जगह मिल रही है और खाना मिल रहा है, इस कंडीशन में वी बिलीव कि सबसे पहले सेल लाइक स्ट्रक्चर का जन्म हुआ होगा। तो फर्स्ट लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई थी? ओशंस में। ओरिजिनेट इन वाटर, वाटर कहते हैं ऐसे ऐसे, ओशंस में ओरिजिनेट हुई, ठीक है। तो पहली जिंदगी यहाँ ओरिजिनेट हुई थी, और ऐसा नहीं प्रोक्रियोटिक सेल बन गया, दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो सेल लाइक स्ट्रक्चर जो सबसे पहले यहाँ बना था ना, वो पानी के अंदर ही बना, ठीक है जी, क्लियर? अब याद आया मुझे कि इवोल्यूशन पढ़ाने में मुझे कष्ट क्यों होता है, क्योंकि मुझे ज्यादा बोलना पड़ता है। ओह अच्छा, मैं वही सोच रही थी यार क्लास से पहले कि मुझे ऐसा दर्द सा क्यों हो रहा है मेरे दिल में। तो अच्छा इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया ज्यादा बोलना पड़ेगा। मैम फिर तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना, आपको दिल में दर्द हो रहा है। हार्ट अटैक में वैसे दिल में दर्द नहीं होता, बाजू में होता है। ये उड़ाई इन कार्डियक अरेस्ट। मेरा वेरी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव इंसान है तो। मम्मी का नंबर दियो जरा। तो बेटा इस तरीके से रेन बन गई। अब देखो धरती मस्त बन गई, बढ़िया उसके अंदर पानी है, बढ़िया उसके अंदर खाना। अब उसके अंदर पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट होगा। तो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हो गया, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि अगर खाना बना होगा और रहने की जगह, तो क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बनाएगा? नो मैम। नो मैम। वो क्यों बनाएगा? वो ठहरा हर्ष, मैं तो खाना खाऊंगा। सो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म वर हेटेरोट्रॉफ्स। ये नीट का क्वेश्चन बनता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको लिखने का, ठीक है जी, क्लियर? बहुत बढ़िया। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या था? सेल लाइक। मैंने अभी तक नहीं बताया स्ट्रक्चर का नाम, स्ट्रक्चर का नाम सीक्वेंस में आएगा, कोइसोवेट्स, माइक्रोस्फेयर्स जब आएगा तब बताऊंगी, ठीक है, अभी नहीं। वो जब मुझे जिस थ्योरीज कराऊंगी ना उनकी, सिडनी फॉक्स के, तब बताऊंगी, अभी नहीं जानना उसको। इतना क्लियर है? यो मैम। अब ये है हमारा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर कुछ डेट्स मेंशन है, जैसे आप देख सकते हो 20 बिलियन, BYA इज बिलियन ईयर्स अगो, MY इज मिलियन ईयर अगो। सो ये जो एनसीईआरटी का डेटा है ये इंपॉर्टेंट है, इनकम्प्लीट है, सीक्वेंस में नहीं दिया उन्होंने, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट मेंशन कर रहे हैं। जब मैं तुमको बोलूंगी ना कोई टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना है, तब उसको हेल्प बुक से पढ़ना, मतलब हेल्प बुक से पढ़ के उसको नोट्स बना लेना, नहीं तो मत पढ़ना। तो ये आपको हेल्प बुक से हर प्रोसेस का आपको डेट मिलेगा, लेकिन आपको इतना याद नहीं करना है, आपसे कोई नहीं पूछेगा, तो उधर मेहनत मत वेस्ट करना। यकीन मानो इसमें इतना कुछ याद करने के लिए वहां मेहनत लगाएगी। तो एनसीईआरटी का डेटा है इसी फॉर्मेट में, ऐसे ही इसको लिख लेना क्लास के बाद। देखो यूनिवर्स कब ओरिजिनेट हुआ? 20 बिलियन ईयर्स हुआ। ये है रट्टा, ये जरूरी है, ये सच में जरूरी है, क्वेश्चन आ जाएगा। अगर इसमें नहीं तो अगर आप कोई भी मेडिकल कोड के पेपर दोगे ना, वहां पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। अरे जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम तो नीट ही देंगे, भाई सुन लो, अभी मान लो। यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ 20 बिलियन ईयर्स पहले, अर्थ ओरिजिनेट हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। दिस इज अ क्वेश्चन, बहुत जगह पूछा जाता है अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, इसे अंडरलाइन किया हमने। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, जब मैंने बोला ना साइन ऑफ लाइफ, इसका मतलब ये नहीं है कि सेल पूरा बन गया, सेल लाइक स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ की सेल लाइक स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हुए, मतलब लिपिड की ऐसी लेयर सी बननी स्टार्ट हो गई कि लिपिड के मॉलिक्यूल इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएंगे। लेकिन अभी कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं आया, बस लिपिड की लेयर बन रही है। ये हुआ स्टार्ट 4 बिलियन ईयर्स पहले। फिर पहली बार आरएनए आया, सर्कुलर से आरएनए आया होगा, और प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल्स आने स्टार्ट हो गया आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बनाने के लिए। ये थे फर्स्ट मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े वाले मॉलिक्यूल, ये हुए 3 बिलियन ईयर्स पहले। थोड़ा थोड़ा समझ आया क्या बोल रही हूँ मैं? वो तो नहीं गए? मैम
यो मैम हाँ हाँ ठीक है, नहीं कोई तो। अब यहाँ लिखा है फर्स्ट सेल, सो फर्स्ट सेल ओरिजिनेटेड अराउंड 2 बिलियन ईयर अगो और 20 मिलियन ईयर्स अगो। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अभी तक दो बताया मैंने, अर्थ और फर्स्ट सेल। उसके बाद पहला यूकैरियोटिक सेल है। फर्स्ट सेल होगा कौन सा? प्रोकैरियोटिक। ये तो यार हमें ही पता है। अरे 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 पानी पी ले बेटा। फिर यूकैरियोटिक सेल आया, फिर फर्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएगा और फिर इनवर्टिब्रेट ओरिजिनेट हुए 500 में। बीच में इन्होंने डेट्स नहीं लिखी, हमने लिखी भी नहीं क्योंकि एनसीईआरटी ने दी नहीं। ठीक है जी, तो इस पे हम अपना दिमाग लगा देंगे। इतना डेटा क्लियर? यो मैम इनवर्टिब्रेट्स की बात आएंगे, वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स ही थे जिन्होंने एकदम तूफान मचा दिया। वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले कौन आएंगे? अरे यार, मछली जन की रानी है, जीवन उसका पानी है। उसके बाद लड्डू, क्या बात कर रहे हो यार सीरियसली। उसके बाद रेप्टाइल रेप्टाइल्स, एव्स रेप्टाइल्स एव्स देन से मैमल्स जाते हैं और एक एव्स मैमल हाँ, अब तो पता ही है, चुप हो जाओ, क्या फायदा। देखो ध्यान से सुनो, गड़बड़ कहाँ होती है। रेप्टाइल से एव्स अलग ब्रांच है। एव्स के जो इंसेस्टर है वो डायनासोर है। तो ना ऐसे प्रो को उड़ाया मत करो, ऐसे मत बोला करो कबूतर जावा कुछ भी। वो डायनासोर की प्रजाति से है, सीधे सीधे पलट के खा गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो रेप्टाइल्स ने अलग से एव्स को जन्म दिया। तो एव्स हमारे एंसेस्टर नहीं है, हमारा कोई लिंक नहीं है एव्स से। हमारे एंसेस्टर रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स ने दूसरी ब्रांच मैमल्स को जन्म दिया। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग बट वेरी कंफ्यूजिंग, तो याद रखना ये बात, समझ आई? आइए, अब मछली थी, मस्त पानी में तैर रही थी, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म तैर रही थी। एंड मछली बस लाइक ओ माय गॉड कितना क्राउडेड है, मतलब बढ़ते ही चले जा रहे, बढ़ते ही चले जा रहे। उसने बोला मैं जा रही हूँ बाहर, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। मछली का टेम्पर मेरे जैसा था, लगता है बहुत हो गया, मैं तो जा रही हूँ। अब मछली को बाहर जाना था। अब तुमने मछली तो बचपन से बनाई हुई है ना। अरे यार हर कलर ग्रीन क्यों आ रहा है? ये वाली मछली तो तुमने बनाई होगी बचपन से। यो मैम ये रहे इसके फिन्स, है ना। अब अगर ये फिन से जाते तो कैसे जाती? उड़ के तो जा नहीं सकती थी। तो इसने बाहर जाने की कोशिश की, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, अभी जब हम पहुंचेंगे इन तक इवोल्यूशन में, देन यू विल लर्न मोर। तो इसने बाहर जाने की कोशिश की, दिक्कत होगी। तो इसने क्या ओरिजिनेट करना स्टार्ट किया, इसने कहा चलने में आसानी होगी अगर बाजुएं हो जाए। तो अब ध्यान से देखना है कि छोटा लोब लाइक स्ट्रक्चर दिखने लग गया और उसके ऊपर उसके फिन्स लगे। दिख रहा है सबको? यो मैम दिस इज अ आर्म लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो हाथों के बल वो जाती थी बाहर, ऑब्जर्व करके अंदर आ जाती थी, क्योंकि एकदम से तो शिफ्ट नहीं हो सकती थी ना, धूप थी बाहर। पानी में तो मस्त ठंडा था, इसे क्या पता क्या दुख देखने पड़ते हैं हमें। इस तरीके से मछलियों से फाइनली एम्फीबियन का जन्म हुआ था कि मछलियां बाहर निकल के ऑब्जर्व कर रही थी, बिकॉज पानी में बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गया था। तो फर्स्ट जॉलेस फिश एंड लॉक्ड फिन्स वाली फिशेस आई है अराउंड 350 में। लगभग इस टाइम पे ये वाली फिशेस आपको दिखनी स्टार्ट होगी। उसके बाद सम सी फीड एंड वेस्कुलर प्लांट्स अराउंड 320 में आपको दिखाई देंगे। तो ये बीच में प्लांट इन्होंने डाल दिया। नेक्स्ट इज फर्स्ट एम्फीबियन। अब मछलियों के बाद एम्फीबियंस ही तो आएंगे ना, तो फर्स्ट एम्फीबियंस है, डेट नहीं बताई। फिर उन्होंने बोला रेप्टाइल्स है और उन्होंने डोमिनेट किया अर्थ को 265 में पे। ये जो पूरा चार्ट है ये आगे चल के आता है, लेकिन जो एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए वो यहाँ मेंशन है। अराउंड 200 सालों तक चलता रहा। फाइनली डायनासोर्स थे, डिसअपियर हो गए 65 में के अराउंड। जब हम मानते हैं कि शायद कोई एस्ट्रॉयड आकर टकराया था और धरती में डायनासोर को उड़ा गया। सिर्फ जो डायनासोर फ्लाई कर पा रहे थे, जैसे कि बर्ड्स तो रह गए, और एक फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, हम मानते हैं कि वो कॉन्टिनेंट पे रह गए, वो फ्लाई नहीं कर पाए, लेकिन वो किसी तरीके से बच गए। और मैमल्स बच गए क्योंकि मैमल्स उस टाइम बिल में रहते थे। तो सारे मैमल्स बिल में थे, इसलिए हम मानते हैं कि एस्ट्रॉयड जब हिट करा तो मैमल्स बच गए। ठीक है जी। उसके बाद रेप्टाइल्स आए और रेप्टाइल से एव्स एंड मैमल्स आगे साथ। क्लियर सबको इतना? यो मैम और ये मैंने फिर ज्यादा बोल दिया, इमोशनल हो जाती हूँ मैं एवोल्यूशन पढ़ाते हुए। थक तो नहीं है? नो मैम। नो मैम अगर मेरे इतना बोलने के बाद ये बोलो ना थक गए, दन दे के मारूंगी सर पे। चलो, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, है ना? बताई है ना मैंने ये? नो मैम नहीं बताई? मैंने नहीं बताया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच का फर्क। बहुत पिटोगे तुम मुझसे। बताया हो तो पहले ही चैप्टर में बताया था। 2 मिनट दे रही हूँ,
ये मेरे को सामने लिखी है थ्योरी, मेरे को एक्सप्लेन करना है क्या है। ये क्यों आई थी, इसका पर्पस क्या है, कौन से सेल इसमें इन्वॉल्व है, आपको इससे पता क्या चलता है। 2 मिनट दे रही हूँ, 2 मिनट बिस्किट खाऊंगी, लेकिन ध्यान मेरा घड़ी पे ही है। पंशिका से पूछेंगे सबसे पहले। एक मनीषा को बहुत हंसी आती है। नो मैम। और एक कशिश, हाँ कशिश मुझे याद दिलाना जरा, कशिश से पूछना है। बेटा ध्यान रखना भाग न गए। एक मिनट लेफ्ट। आइए, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। कशिश कहाँ है, कशिश हमारी? हाँ बोल, चल बता। कशिश बता, नहीं तो रिमूव कर दूंगी क्लास से। मनीषा तुम बताओ बेटा। चुप कर तू, बैठा रहे टिक के, बदला लेने दे मुझे पहले। हंसते हैं मेरे पे। हर्ष मैम इसमें क्या बताना है वैसे? क्या है ये थ्योरी, ये बताना है। मैम की प्रोकैरियोट से यूकैरियोट सेल कैसे बने? हाँ, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स कैसे बने ये बताते हैं, शाबाश। क्या हुआ इसमें फिर, कैसे बने, ये तो कहानी पूछ रही हूँ मैं। लेकिन चला के घुमा के चलेगी मुझे, चल बता भाई साथ में। मैम जो ये थ्योरी होती है इसे इवोल्यूशन ऑफ यूक्रियोट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें से जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूक्रियोट्स में कन्वर्ट होते हैं। जैसे टाइम के साथ साथ जो डीएनए होता है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो उसमें जो जो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो चेंज होती रहती है, इसमें थोड़ी सी डिफॉर्मेशन आती है। इसकी वजह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियर स्वॉर्म होता है, उसका जो सेल जिसमें सेल विद न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो, तो उसमें थोड़ी चेंजेस होते हैं, फिर डीएनए में चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो यूकैरियोटिक सेल बना देते हैं, एंड यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया के कारण भी। यूकैरियोटिक सेल बनाने के लिए उसमें लेटर मॉडिफिकेशन हुई, पहले ऐसा हुआ क्या कि वो यूकैरियोटिक सेल में चेंज हुआ, वो तो बताया नहीं तूने। बेटा मैं पूछ रही हूँ कि आयरन मैन देखी है तुमने? नो मैम। सात्विक से पूछ रही हूँ, सात्विक आयरन मैन देखी है? नो मैम। कौन सी मूवी देखी है, कोई कार्टून मूवी ऐसे कुछ? मैं कार्टून मूवीज कम नहीं देखता हूँ। कोई भी मूवी बता दे भाई, कुछ भी बता दे। मैम कौन सी मूवी देखी है? बेटा मैं पूछ रही हूँ कि मैगी बनी कैसे, तो मुझे बता रहा है कि मैगी बनने के बाद ऐसी दिखती है, ठीक है, तो बोल सही रहा है, गलत यस बोल। मैम। लेकिन पूछ रही हूँ मैगी बनी कैसे, वो थ्योरी थी, ठीक है। सो एंडोसिम्बायोटिक क्या थ्योरी कहती है, पहले तो ये कहती है ये कि तुम्हें मैंने पढ़ाया तो तुमने ध्यान नहीं दिया, लायक कहीं के। पहली बात तो ये मुझे ये कहती है, और दूसरी बात मुझे ये कहती है कि तुम मुझसे फिर पूछोगे। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहती है, अगर आप इस पिक्चर की तरफ देखो कि अंडर वाटर कहानी हुई थी कि एक बड़ा सा प्रोक्रियोटिक सेल था गब्बू सा, उसको छोटा प्रोक्रियोटिक सेल दिखा, उसने क्या किया, मैं इसको बुली करूंगा। मैंने कहा कैसे बुली करूंगा, मैं इसको खा जाऊंगा, तो खा गया, कब, इनगल्फ कर लिया। थोड़ी देर में आप देखोगे बड़े प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर छोटा प्रोक्रियोटिक सेल है। याद इसमें ये रखना होता है कि दोनों प्रोक्रियोटिक सेल है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना, तो तुम्हें बच्चों दोनों साथ में थे। अब बड़े वाले प्रोक्रियोटिक सेल ने वही सोचो जो तुम सोचते हो कि मैंने बर्गर खाया तो पेट में पच जाएगा, लेकिन हर बार पचता नहीं है ना, वैसे ही इसके साथ हुआ, इसको पचा नहीं छोटा सेल। तो ये क्या हो गया, तो हम मानते हैं कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन हुआ होगा, बड़ी क्लासेस में आप सीखोगे कैसे। तो छोटे वाले सेल ने कम्युनिकेट करके उसको बोला कि मैं बर्बाद नहीं होऊंगा,
एक काम करता हूँ, मेरे पास है सुपर नेचुरल पावर, मैं तेरे लिए एनर्जी बनाता हूँ कि हे बड़े सेल तू मुझे तोड़ मत, मुझे अपने यहाँ अंदर रहने दे, कुछ बड़ा सेल मुझे और खा जाएगा। बड़े वाले प्रोक्रियोटिक सेल ने सोचा कि ये जो छोटा सा वत्स है इसको अंदर रहने देते, कोई बात नहीं, बढ़िया, ये एनर्जी देगा मुझे और खाना खाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे बड़े वाले प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर, कान खोलकर सुन लो, छोटे वाला प्रोक्रियोटिक सेल साथ में रहने लग गया। जब दो लोग प्यार मोहब्बत से एक साथ रहते हैं बिना कलेश डाले, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, बोथ आर हैप्पी। ये रियल लाइफ में कम होता है लेकिन दोनों मैम जैसे एक एल्गाई और एक लाइक उसमें होता है लाइक Yes. मैम याद आ गया। यस, एल्गियन फंगस, लेकिन से एल्गियन फंगस होता है वो। यस मैम, फंगस। हाँ, तो खुशी खुशी रहने लग गए। अब जो छोटे वाला सेल था वो मॉडिफाई होता गया, जैसे सात्विक ने बताया, बड़ा वाला सेल भी मॉडिफाई हुआ। छोटे वाला सेल मॉडिफाई होके सेल ऑर्गेनेल बन गया। सेल ऑर्गेनेल मतलब होता है सेल का पार्ट। जैसे मेरी पूरी बॉडी है तो मैं एक मान लेती हूँ, अगर मैं एक पूरा सेल हूँ तो मेरा हार्ट उसका ऑर्गेनल है, मेरे सेल को काम करवा रहा है ना। तो छोटा वाला सेल था ना प्रोक्रियोटिक, वो मॉडिफाई होके बन गया क्लोरोप्लास्ट, और एक बार वो बना होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया वो छोटे वाले प्रोक्रियोटिक सेल है, और जो बड़ा वाला सेल है क्योंकि उसके अंदर एक सेल ऑर्गेनेल आ गया ना, तो अब हम उसे कहते हैं यूक्रियोटिक सेल। यूक्रियोटिक सेल इज समथिंग जिसके पास ऑर्गेनेल है, ठीक है। तो इसे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्यों कहते हैं, जो मैं तुमसे पूछ रही थी कि एंडो मतलब होता है इनसाइड। जब बड़े प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर ये वाला गब्बू, इसके अंदर छोटा प्रोक्रियोटिक सेल जाके रहने लग गया सिम्बायोटिकली, तो वो यूक्रियोटिक सेल को जन्म देता है, इसलिए हम इसे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। हाउ प्रोक्रियोटिक सेल गिव राइज टू यूक्रियोटिक सेल। समझ आया? यो यो मैम। वहां समझ आया? लिखो इसको। लेकिन अब हमें कैसे पता भाई माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ही क्यों है प्रोक्रियोटिक सेल, ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी वाले क्यों? भाई राइबोसोम से क्या दिक्कत थी, उसको क्यों नहीं कहते ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से ओरिजिनेट हुए? तो हमारे पास, हाँ बोल 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 बोल। क्योंकि वो फूड नहीं बनाएंगे। वो फूड, माइटोकॉन्ड्रिया फूड बनाता है? नहीं, एनर्जी। हाँ एनर्जी बनाता है, लेकिन रोल तो सब प्ले करते हैं ना। हो सकता है वो कोई और काम करते हो, पता कैसे चले? पता ऐसे चला कि अगर आपको पता है, अगर प्रोक्रियोटिक सेल इज बेसिकली बैक्टीरिया, तो आपने देखा है कि बैक्टीरिया के पास अपना डीएनए होता है, सर्कुलर वाला, है ना। प्रोक्रियोटिक सेल के पास अपना डीएनए, उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए है, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना सर्कुलर डीएनए होता है। बिल्कुल जी, इनके पास अपना पर्सनल डीएनए है। तुम्हें क्या लगता है तुम ही अमीर हो? और प्रोक्रियोटिक सेल के पास राइबोसोम होते हैं, कौन से एस वाले, 70 या 80? 70 yes। क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपने 70 एस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। इसलिए हम मानते हैं कि ये पॉसिबल है कि प्रोक्रियोटिक सेल से ही माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का जन्म हुआ। समझ आई? इंसेस्टर है वो। यो मैम। अब क्योंकि ये इससे डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन सेल के चैप्टर में लिंक होके आएगा कि व्हाट इज सेमी ऑटोनॉमस। तो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो आपसे नीट बार बार पूछता है, बार बार गलत होता है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, ये है नीट का क्वेश्चन। सेमी का मतलब होता है पार्शियली, है ना। जैसे मैंने तुमको कुछ समझाया, तुमने पार्शियली सुना, मैं कतई पार्शियली समझ आया, है ना, फिर तुम मुझे पार्शियली आंसर दोगे और मैं पार्शियली बनने की पूरी कोशिश करूंगी, राइट। तो सेमी का मतलब होता है पार्शियली, जो हमारा चल रहा है। ऑटोनोमस का मतलब होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, चीजों को तोड़ दिया करो, जैसे तुम मेरा दिमाग तोड़ देते हो ना, वैसे पायो के वर्ड्स को तोड़ दिया करो, समझ आने लग जाएंगे, है ना। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इसका क्या मतलब है कि कोई भी चीज अपने आप को डिवाइड कर पा रही है ना, तो हम उसको ऑटोनोमस कहते हैं। लेकिन अगर वो अपने आप को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाएगी तो सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फ्यूजन से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। एनसीईआरटी की लाइन है ये, देखिए कभी 11th वाली। यस मैम। अच्छा, यो मैम। कौन से रंग की है बता? एनसीईआरटी बुक। आजा आजा, कोई नहीं, देखी होगी नो डाउट, ऐसी बात नहीं, वो तो मैं तुम्हारी टांग खींच रही हूँ।
और मैं खींचती रहूंगी। हक लगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 सेल में डिवाइड हो सकता है। ऐसा कैसे कर सकता है वो? अपनी मर्जी से, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस है। उसका न्यूक्लियस सॉरी उसके बाद डीएनए है, उसका डीएनए कराता है। लेकिन उसका डीएनए कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया को 1 से 2 में चेंज नहीं कर सकता जब तक जिस सेल के अंदर वो प्रेजेंट है ना, यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल का जो मेन डीएनए है ना न्यूक्लियस के अंदर, वो सिग्नल ना भेजे। तो इसका सिग्नल लगेगा, फिर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है वो सिग्नल देगा, और फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया 2 माइटोकॉन्ड्रिया में डिवाइड होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया 2 माइटोकॉन्ड्रिया में रेप्लिकेट कर सकता था, लेकिन उसको मदद चाहिए थी मेन डीएनए की, सेल की। इस वजह से हम इसे सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। सेम इज विद द क्लोरोप्लास्ट। ये बात समझ आई? यो मैम। यो मैम। अगली बार मैं नामिका तेरे से पूछूंगी तो मेरे को बताया नहीं सही आंसर तो, समझी? यो मैम। अनामिका का क्या मतलब होता है? मैम पता नहीं। क्या क्या बोल रही है मैम इन्होंने बोला पता नहीं। बेटा? पूछ के आना, कल होमवर्क है। यो हम मैम। सब अपने अपने पूछ के आएंगे। पूछ लेना, कोई बात नहीं। मैं पर मेरे अनामिका को से पता है। क्या मतलब होता है? बता भाई तू बता। हम मेरे नाम को बोलो। हाँ, क्या होता है? खुशी। खुशी तो वे खुशी नाम रख लेता है आजकल। मैम ये कठोर पूछना भी होता जरूरी है है इंग्लिश मैम, वाले हार्श का सबको मतलब। पता हाँ होगा बेटा उनकी नेम सात्विक, रुको। मीनिंग। हाँ सात्विक, मैम सबको ही पता होगा उनकी नेम मीनिंग्स, क्या पूछना है? इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, कभी कभार नहीं पता होता। इट्स नॉट ए बिग डील। हर चीज ऑब्वियस थोड़ी होती है, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो भाई। अनामिका पूछ के आना। चलो यो मैम। लेट्स डिस्कस थ्योरी। ये थ्योरी लिखो और देखो। अब मेरी बात सुनो। अगर पहली थ्योरी बता देती, अगर पहली बार मैगी बनाने में पता चल जाता कि 3 मिनट में सही से बन जाएगी, ज्यादा समय नहीं रखना, तो और एक्सपेरिमेंट थोड़ी होते, पर धीरे धीरे देखा गया होगा कि कितने टाइम में बनती है। अगर आपको किसी भी एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा थ्योरी है, देन मोस्ट प्रोबेबली जो लास्ट वाली थ्योरी है ना, वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल होगी, मोस्ट प्रोबेबली। सो ये सारी थ्योरीज है जो आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ समझाती है, ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे ओरिजिनेट हुए। तो इसमें सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी है? ये नीट का क्वेश्चन बनता है। दैट इज ऑपेरन एंड हेल्डन थ्योरी। तो इसको इसी फ्लो चार्ट के फॉर्म में जल्दी से लिखो। 2 थ्योरी तुम्हारी ऐसी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। तो पता नहीं चलेगा, एवोल्यूशन बहुत जल्दी खत्म होगा, तो मेरे गले से सारी बात चली जाएगी। एवोल्यूशन चैप्टर के बाद मेरा मन होता है कि मैं छोड़ दूँ पीछे। डन मैम। डन मैम। और ठीक है। तो आपने कभी सुना होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे पैदा हुए, इस धरती पे कैसे आए? कभी तो सुना यो ही। मैम। क्या सुना है? जल्दी बता। भगवान ने बनाया। भगवान ने बनाया, राइट? सो दिस इज अ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। हर कल्चर की अपनी है ये। हम थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पढ़ते हैं द टर्म्स ऑफ बाइबल। एक्चुअली बाइबल में लिखा है, हर स्पिरिचुअल बुक में लिखा है किसी न किसी तरीके से, दैट कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे थे वैसे बने हैं, ठीक है। मनुष्य मनुष्य की फॉर्म में बना है, ठीक है। ऐसा ही था वो हमेशा। पेड़ पेड़ के पेड़ ही थे, इतने बड़े पाइनस के पेड़ ऐसे दिखाई देते थे, ऐसा नहीं था कि धीरे धीरे इवॉल्व हुए। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहता है कि देयर इज अ सुपीरियर पावर जिसने सारे लोगों को वैसे का वैसा बनाया। तो अगर आपने बाइबल पढ़ी हो तो आपको स्टार्टिंग में दिख जाएगा, उसमें ओल्ड टेस्टमेंट में स्टार्टिंग में लिखा है कि 7th डे पे ह्यूमन का जन्म हुआ था। एडम एंड ईव की कहानी सुनी होगी, राइट? तो 6 दिनों के अंदर पूरी धरती बन गई थी, 7वें दिन इंसानों को जन्म दिया गया। तो ऑल स्पीशीज आर मेड एज इट इज टुडे, जैसे दिखती है सब वैसे बने, कोई इवोल्यूशन हुई नहीं। ये है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। इसको प्रीच करना मतलब उसको फैलाना, जैसे पंडित होते हैं ना, वैसे उसी तरीके से फादर्स होते हैं जो प्रीच करते हैं, प्रीचिंग करते हैं। तो इसको जिन्होंने प्रीच किया था उनका नाम है फादर जुरेस। इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियस नहीं है ये, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आता है ये, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन यही कहती है। तो आज भी इसके सपोर्टर है, बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट नहीं करते। इसके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि सॉलिड प्रूफ नहीं है बताने के लिए, इसलिए आती है अगली थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी इज नोन एज थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। बायो का मतलब लिविंग, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन या सिंथेसिस। किसी भी बायोलॉजिकल वर्ड के आगे कैपिटल ए लग जाए तो मतलब नॉट, एब्सेंट या फिर नॉट। शाबाश, पहले है जिसने बोला, शुक्र है। यू तुम्हारी क्लास में सरप्राइज करती है, परेशान भी करती है, सरप्राइज भी करती है, बढ़िया, मजे दिल लगा हुआ है ना। तो ए बायोजेनेसिस क्या कहते हैं, इसी वर्ड को अगर रिवर्स पढ़े कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फॉर्मेशन हुई है, सिंथेसिस फॉर्मेशन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हुई है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं हुई, वो नॉन लिविंग चीजों से हुई है। तो ये सिंपली तुम्हें कहती है कि नॉन लिविंग चीजें हैं, उसमें जादुई प्रोसेस हुआ और उससे बन गए लिविंग। हर समझ रहे हो तुम कि बाहर मिट्टी पड़ी थी, ऐसे कोई जादुई प्रोसेस हुआ और तू पैदा हो गया, ये कह रही है। यो मैम। ठीक है, सो ये कहती है। अब इसमें वर्ड क्या पकड़ना है आपने, ये दी किसने थी, वॉन हेल्महोल्ट्ज ने 16 के अराउंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इज्जत दो। बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कोशिश करी उसे बताने की जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। लाइफ ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली वर्ड आया ना, स्पॉन्टेनियसली मतलब अचानक, एकदम सडन, ये सडन ही था इतना, सडनली ओरिजिनेट हुई है। तो ए बायोजेनेसिस की थ्योरी को हम ऐसे भी कहते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। आपको कहीं बुक में लिखा हुआ मिलेगा स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी इसी का ही नाम है कि सडनली नॉन लिविंग मैटर से लिविंग ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ। ठीक है, इतनी बात क्लियर। उनको ये बेलेखा क्यों लगा, उनको बेलेखा ऐसे लगा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कहते एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट में एरर हो गया, इस वजह से ये चीज उस टाइम पे लोगों ने बिलीव कर ली कि उन्होंने अपनी गंदी शर्ट थी पसीने से भरी हुई, उसके ऊपर डाल दिया वीट। वीट को हिंदी में क्या बोलते हैं, गेहूं, और इसको 21 डेज के लिए रख दिया। ठीक है बेटा, गेहूं 21 डेज के लिए रख दिया। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं वो बीच बीच में आके, पर हम यही देखते हैं कि 21 डेज के बाद क्या हुआ। पहले रिजल्ट बताती हूँ, फिर तुम मुझे खुद ही बताना कि क्या हुआ होगा। 21 डेज के बाद आपको जब वो उन्होंने ऑब्जर्व किया तो वहां पे उनको छोटे छोटे चूहे के बच्चे दिखे करते हुए। तो उन्होंने कहा कि देखो नॉन लिविंग थिंग थी ना, वीट खाना है, और वो जो गंदा कपड़ा था वो मीडियम हो गया और उससे छोटे छोटे चूहों ने जन्म ले लिया, माइस। तो उन्होंने कहा लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल, और लोगों ने ये बिलीव भी किया उस टाइम। अब मुझे बताइए चूहे कहां से आए। खाना खाने के लिए आया हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, दिस इज बिलीव, छोटे छोटे चूहे के बच्चे थे ना, तो शायद कोई फीमेल प्रेग्नेंट आई होगी और वहां पे खाना था ना, तो अपने बच्चे वहां देगी, खाने के आसपास दे देती है ना चूहे बच्चे। तो और वो गंदगी थी तो चूहे तो उसी में रहते हैं, तो इसलिए शायद कोई चूहा देगी बच्चे और किसी ने देखा नहीं, और 21 डेज के बाद वहां पर बच्चे मिले और सबको लगा लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। ठीक है जी, तो एक्सपेरिमेंट को ढंग से ऑब्जर्व नहीं कर पाए इसलिए एरर रह गया, लेकिन काफी टाइम तक लोगों ने इसे बिलीव किया। सो दिस इज अ थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। क्लियर। यो मैम। किसने इससे डिसरिगार्ड किया, दिस इज अ नीट क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को किसने एकदम से कह दिया क्लियरली कि ये बिल्कुल गलत है, दैट वाज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस कहती है कि लिविंग बीइंग से ही लिविंग आता है। वो ये नहीं बताते कि पहला लिविंग कहाँ से आया, वो उसे नहीं पता, पर वो कह रहा है कि जिंदा से ही जिंदा आ सकता है, किसी मरी हुई चीज से जिंदा ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हो सकता। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दिया था रेड्डी ने, स्प्लेंजी ने, पास्चर ने। पास्चर का एक्सपेरिमेंट हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस है। किसने ए बायोजेनेसिस को गलत ठहराया था बायोजेनेसिस, ये क्वेश्चन बनता है, और पास्चर के एक्सपेरिमेंट पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इतना लिख लिया यस मैम। है ना। तो कल आप लोग क्या करके आएंगे, कल आपको कृपा करके आएंगे और